गुड आफ्टरनून। तो देखो, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की तुलना में अगर देखोगे तो एक छोटा सा चैप्टर है ना, लेकिन इसका अपना इंपॉर्टेंस है। और इसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को सीखते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने में हम लोगों को काफी जो है वो मदद करता है। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल जो है इसका कुछ हिस्ट्री भी है जो तुम लोग जानते हो, है ना। तो हम लोग हिस्ट्री को भी कवर करेंगे, पीरियोडिक टेबल कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे तुम लोग 9th या 10th में पढ़े होगे कि शुरुआत में एलिमेंट्स की संख्या हम लोगों के पास कम था। तो अगर एलिमेंट्स का संख्या हम लोग को कम था तो एक एक करके हम लोग उन सब एलिमेंट्स का स्टडी कर सकते थे। ठीक है। या फिर उनके कंपाउंड्स का, क्योंकि शुरुआत में कंपाउंड्स की भी संख्या बहुत कम था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स का संख्या बढ़ने लगा तो उनके कंपाउंड्स का भी जो संख्या है वो भी इंक्रीज होने लगा। तो अब क्या है कि जो एलिमेंट्स थे वो भी ज्यादा हो गए और कंपाउंड्स हैं वो तो और भी ज्यादा हो गए। तो अब हम लोगों को एक सिस्टमैटिक जो है ना, उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना जरूरी रहा। ठीक है। ताकि एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को देख के हम लोग किसी दूसरे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि हर एलिमेंट जो है वो बहुत ही एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव कर रहा था। जैसे तुम जानते हो सोडियम है और पोटेशियम है, तो उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो करीब करीब सेम होता है। ठीक है। तो जब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ने लगी, उनके कंपाउंड्स का भी संख्या बढ़ने लगा, तो हम लोगों को है ना अरेंजमेंट करने का जरूरत पड़ा, है ना। तो हम लोग सोचे कि क्या कोई ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है ना, जिसमें हम लोग एक एलिमेंट के बारे में अगर पढ़े तो दूसरे एलिमेंट के बारे में भी हम लोग कुछ प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है। तो तुम पढ़े होगे तो शुरुआत में सबसे पहले डोबेरेनर ट्रियाड्स आया था, है ना, जिसमें तीन ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका प्रॉपर्टीज जो है वो सेम था या सिमिलर था। तो उनको तीन तीन के ग्रुप में सजाया गया और देखा गया कि जो है ना सेकंड जो तुम्हारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट बाकी दोनों एलिमेंट के एवरेज के बराबर होता है। पर तुम जानते हो ये क्लासिफिकेशन है ना बहुत दूर तक नहीं जा पाया, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे, याद करो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना, जिसमें बताया गया कि जैसे हम लोग अगर म्यूजिक में देखें तो जो है ना हम लोगों का 8 जो नोट्स है वो सिमिलर टू फर्स्ट वन होता है ना। उसी तरह अगर हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग उसको है ना अगर हम उसको सजाए तो जो 8th हम लोगों का जो एलिमेंट आएगा है ना उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर टू फर्स्ट वन होगा। पर ये भी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स के लिए नोटिस नहीं किया गया। ठीक है। तो ये सब हम लोग लिखेंगे, है ना, लेकिन अभी आज के क्लास में हम लोग थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि अभी पीरियोडिक टेबल हम लोगों को कैसा दिखता है। तो अगर अभी के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोगों को और भी मजा आएगा कि ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो अभी प्रेजेंट में हम कहां पर हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आता है वो हम लोगों का कौन सा नाम है, बताओ, तुम लोगों को पता होगा कौन सा नाम है पीरियोडिक टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग मानते हैं। टाइप करोगे मेंडलीव, बहुत बढ़िया, है ना। मोस्ले मोस्ले भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो मेंडलीव आया ना, है ना रुचि। तो मेंडलीव ने जो है वो एक है ना हॉरिजेंटल जो है रोज और वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट्स को सजाया, जिसको हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और उसका बहुत सारा मेरिट्स था, है ना। वो जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था। तो उसने कुछ कुछ प्लेस वैकेंट छोड़ दिया था और बोला कि ये जो प्लेस है इस पर अभी एलिमेंट्स आने चाहिए। यानी वो नए एलिमेंट्स को डिस्कवरी में क्या किया, हेल्प किया। ठीक है।
तो मेंडलीव जो है वो उसका जो पीरियोडिक टेबल है हम लोग मानते हैं कि सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए, है ना, उसका इंपॉर्टेंस था। बाद में उसी पीरियोडिक टेबल को हम लोग थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करते गए, जो कि आज हम लोगों का, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। पर उसके लिए एक अलग नियम दिया गया। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पर आधारित था, पर जो पीरियोडिक टेबल हम लोग अभी पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर पे आधारित है ना। और ये बात जो है वो मोस्ले बताया था, ठीक है। तो अभी जो ये पहला जो क्लास होगा पीरियोडिक टेबल का, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, कि आज का पीरियोडिक टेबल जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, है ना, पीरियोडिक टेबल में याद करो, जो अभी का पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और ये एक रूल पर आधारित है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो भी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर के। यानी अगर हम लोग एलिमेंट्स को, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अगर हम लोग उनको अरेंज करें, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बार बार आएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, है ना। वो फंक्शन जो बार बार अपने वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि जो सबसे पहला हम लोग यहां पर नियम लिख रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। क्योंकि मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था, है ना, वो उसने एक्सरे के फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट किया था, ठीक है। उसका एक्सपेरिमेंट हम लोगों को पढ़ना नहीं है, फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे पर, और वो जो भी वहां एक्सरे उसको मिल रहा था उसके फ्रीक्वेंसी को वो एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट, है ना, है ना, वहां पर एक ग्राफ खींचा और वो ग्राफ उसको दिखाई दिया स्ट्रेट लाइन। और वहां से मोस्ले ने बोला कि जो एटॉमिक नंबर जो है वो हम लोगों का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास। और वहीं से हमारा जो पीरियोडिक टेबल का जो नियम था वो थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो अब जो हम लोग, हाँ, फ्रीक्वेंसी रूट न्यू जो फ्रीक्वेंसी है वर्सेस एटॉमिक नंबर, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन आया था, जहां जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्सरेस का था, ठीक है। और वहां से हम लोगों को एक नया नियम पता चला जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, ठीक है, देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग सजाएंगे तो एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के बाद, है ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स बार बार आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब तुम जानते हो कि जो हम लोगों के पास पीरियोडिक जो टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें हम लोगों के पास कुछ हॉरिजेंटल रोज है और कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। यानी टेबुलर फॉर्म में हम लोगों को दिख रहा है हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स। तो हॉरिजेंटल रोज को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोगों के पास 7 हॉरिजेंटल रोज है। यानी हम लोगों के पास कितने, है ना, पीरियड्स हो गए, 7 पीरियड्स हो गए। क्योंकि अभी अगर तुम एलिमेंट्स की संख्या देखोगे तो हम लोगों के पास करीब करीब 118 एलिमेंट्स है ना, 118 118 एलिमेंट्स है। हालांकि, है ना, 3 एलिमेंट्स का अभी भी नाम हम लोग पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो अगर अभी हम लोग बोला जाए कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स है अभी हमारे पास, तो 118 एलिमेंट्स है और उसके लिए हमको 7 पीरियड्स की जरूरत होगी। अगर और एलिमेंट्स आएगा तो हम लोग पीरियड की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं।
पर अभी हमारे पास कितना है ना, 7 पीरियड, 7 हॉरिजेंटल रोज है। और वर्टिकल कॉलम्स हम लोग के पास कितने हैं, तो वर्टिकल कॉलम्स हम लोगों के पास 18 है, तो उनको कहते हैं हम लोग ग्रुप्स। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम को बोल दिए ग्रुप्स, और हॉरिजेंटल रोज को बोल दिए हम लोग क्या, हॉरिजेंटल है ना कॉलम को क्या बोल दिए हम लोग, पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोल दिए, ग्रुप्स। तो हमारे पास 7 पीरियड्स हो गए और 18 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो अगर अब हम लोग यहां पर देखें तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हैज 7 हॉरिजेंटल रोज। ठीक है, तो 7 हॉरिजेंटल रोज है जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, और 18 वर्टिकल क्या है हम लोगों के पास, कॉलम्स है। ठीक है, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स। तो 7 हॉरिजेंटल रोज हो गए, तो 7 पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हो गए, इसलिए हमारे पास 18 ग्रुप्स हो गए। अब सवाल उठता है कि पीरियड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो पीरियड को हम लोग है ना नंबर से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। पीरियड को बोलेंगे फर्स्ट पीरियड, है ना, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो पीरियड को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 से डिनोट करते हैं। और उसी तरह अगर हम लोग ग्रुप्स को देखें तो ग्रुप्स को भी हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18। लेकिन तुम देखोगे कि जो मैंडली पीरियोडिक टेबल था उसमें 1A 1B ऐसे करके लिखा जा रहा था। तो बाद में जो पीरियोडिक टेबल बना है ना, उसमें ये भी नोटेशन था, है ना। अब तो हम लोग थोड़ा चेंज कर दिए हैं, लेकिन हम लोगों से कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि जो रोमन में देखोगे वो भी लिखा रहता था, जैसे ग्रुप 1। तो याद करो ये ग्रुप 1, इसको इस यहां को जो एस ब्लॉक हमको दिख रहा है इसको दो भाग में बांट देंगे, तो ये ग्रुप 1 हो जाएगा और ये ग्रुप 2 हो जाएगा। तो ग्रुप 1 को हम लोग 1A भी बोलते थे। ठीक है, ग्रुप 1 को 1A बोलते थे, ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे, 2A। यानी ये जो हम लोगों का यहां पर दिख रहा है ना, एक रेक्टेंगल, इसको दो भाग में अगर बांटेंगे तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये सेकंड ग्रुप हो गया, तो ये 1A हो गया और ये हमारा 1B हो जाएगा। तो ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, ये 1A, और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, 2A, है ना। 1A और 2A हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद याद करो यहां पर हम लोगों का ग्रुप 3 आएगा। तो याद करो डी में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो एस ब्लॉक में रहता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किस में रहेगा, एस ब्लॉक में। और ग्रुप ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो है हम लोगों का वो डी ब्लॉक में रहेगा। ठीक है, ग्रुप 3 से लेकर, तो ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक में रह गया, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 हम लोगों का किस में रहेगा, डी ब्लॉक में रहेगा। ठीक है, ग्रुप 3। तो देखो ग्रुप 3 को हम लोग क्या लिखते थे, ग्रुप 3 को हम लोग यहां पर 3B लिखते थे। ठीक है, एनसीईआरटी में देखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। अगर एनसीईआरटी का पीरियोडिक टेबल अगर तुम देखोगे तो एनसीईआरटी में तुमको ग्रुप 3 को यहां 3A लिख दिया गया है एनसीईआरटी में, तो ये गड़बड़ है ना। एनसीईआरटी में ग्रुप 3 को यहां पर क्या बोला जाता था, 3B, क्योंकि ग्रुप 3 जो है वो डी ब्लॉक में आ गया। ठीक है, तो यहां पर ग्रुप 1 हुआ, ग्रुप 2 हुआ, और यहां ग्रुप 3 है, तो 3 को क्या कह रहे हैं हम लोग, 3B। 4 को क्या कहेंगे उसी तरह 4B। 5 को क्या कहेंगे, 5B। तो याद करो डी ब्लॉक में यहां पर 10 जो है वो हम लोगों का वर्टिकल कॉलम होगा, 10 वर्टिकल कॉलम्स होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर 5 को बोलेंगे 5B, 6 को बोलेंगे 6B, और 7 को बोलेंगे हम लोग क्या, 7B। ठीक है, तो बताओ डी में कितना आ गया, 1 2 3 4 और 5, 5 ग्रुप आ गया। ठीक है, यहां पर 5 हम लोगों का वर्टिकल कॉलम हो गया। और उसके बाद जो ग्रुप 8 9 और 10 था, ग्रुप 8 9 और 10 को एक साथ है ना ओल्ड नोटेशन में हम लोग ग्रुप 8 बोलते थे, ओल्ड नोटेशन में। ठीक है, ग्रुप 8 बोलते थे। ठीक है, तो 8 9 10 हमारा क्या हो गया, ग्रुप 8। ठीक है, और ग्रुप 11 को हम लोग क्या कहेंगे, 1B। ग्रुप 11 को हम लोग क्या कहेंगे, 1B। और ग्रुप 12 को हम लोग क्या कहेंगे, 2B। ठीक है, तो याद रखना पहला ग्रुप है ना 1A, दूसरा क्या हो गया हमारा 2A,
और उसके बाद यहां से 3B 4B 5B 6B 7B और फिर ग्रुप 8 और उसके बाद फिर 1B 2B। तो यहां तक देखो ग्रुप 12 हम लोगों का खत्म हो गया। उसके बाद पी ब्लॉक में आओगे तो 6 ग्रुप हमको मिलेगा, क्योंकि पी ब्लॉक में है ना 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी और है ना पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा ग्रुप 13 14 15 16 17 और 18। तो यहां पर 6 ग्रुप रहेगा। और वो कहां से स्टार्ट होगा हम लोगों का, तो ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं 3A, फिर उसी तरह 4A, फिर क्या बोलेंगे 5A, फिर 6A, ग्रुप 17 को 7A, और जो ग्रुप 18 होता है जिसमें हम लोगों का इनर्ट गैस होता है उसको पहले हम लोग 0 ग्रुप बोलते थे। ठीक है, तो अभी तक तुमको इतना समझ में आ गया कि हम लोगों के पास है ना 7 पीरियड्स है जिसको 1 2 3 4 5 6 7 कहते हैं, और हम लोगों को 18 ग्रुप्स है। ठीक है, तो अब नए कन्वेंशन में तो हम लोग 1 से 18 तक देते हैं, है ना, लेकिन ओल्ड कन्वेंशन में हम लोग ग्रुप 1 को 1A, ग्रुप 2 को 2A और ग्रुप 3 को 3B बोलते थे। एनसीईआरटी में हम बताए हैं कि उसमें 3A लिख दिया गया, तो ये थोड़ा गलत है। इधर बी वाला पार्ट आएगा फिर इधर यहां से ए हो जाएगा, तो ये भी ए था और ये भी ए था। इसीलिए याद करो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते थे। क्या बोलते थे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग इसके नोटेशन के बारे में समझ गए। अब देखो, अब सवाल उठता है कि जो हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बना है। ठीक है, तो हम लोगों का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित है ना, यानी हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी पर हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो है ना आधारित है। वो कैसे है, तो इसको हम लोग यहां पर पहले समझते हैं। तो याद करो, हर एक हर एक हर एक पीरियड का जो पहला एलिमेंट होगा, हर एक पीरियड का जो पहला एलिमेंट होगा वो किस ब्लॉक में लाई करेगा बताओ। टाइप करो तो, हर एक पीरियड का पहला एलिमेंट किस ब्लॉक में लाई करेगा, एस। यानी एस से हर पीरियड स्टार्ट हुआ है, एस से हर पीरियड स्टार्ट हुआ है। और बताओ हर पीरियड जो है वो इंड किस पे किया है, बताओ हर पीरियड इंड किस पे किया है, डी पे। तो देखो हर पीरियड स्टार्ट किया है एस पे और इंड किया है पी पे, है ना, और डी जो है बीच में है। ठीक है, तो देखो अगर हम तुमसे बोलेंगे, अभी फिलहाल हम समझाते हैं उसके बाद लिखवाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बात याद करो, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, याद करो तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं हम लोगों के पास, कोई आइडिया। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है। और क्यों 2 एलिमेंट है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s1 होगा हाइड्रोजन का। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 होगा। तो 1s1 हो गया, 1s2 हो गया। और याद करो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 और 2s1 होगा। तो देखो जैसे ही s आया ये तो अब अगला पीरियड स्टार्ट हो गया, क्योंकि याद करो s से अगला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और यही कारण है कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट रहे, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। लेकिन हीलियम को हम एस ब्लॉक में ना रख के पी ब्लॉक में रखते हैं, क्योंकि हीलियम जो है इनर्ट गैस है और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन इन सब के जैसा है। तो कायदे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि हीलियम को एस ब्लॉक में होना चाहिए, पर यह एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है। तो हीलियम जो है चूंकि इनर्ट गैस है इसीलिए उसको ग्रुप 18 में रखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो गए, 2। क्यों 2 हो गए, क्योंकि 1s1 एक एलिमेंट और 1s2 2 एलिमेंट। उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया किससे, 2s से। तो 2s से तो सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा।
तो देखो उसके बाद 2s1 होगा, फिर 2s2 होगा, फिर 2p1 होगा, और लास्ट में आते आते तुम देखोगे नियॉन का जो 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा, 2p6। और 2p6 के बाद याद करो फिर स्टार्ट होता है 3s। तो ये देखो ये हम लोगों का थर्ड पीरियड हो जाएगा, यानी फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा 1s से, सेकेंड पीरियड स्टार्ट होगा 2s से। और यही कारण है कि सेकेंड पीरियड में सिर्फ 8 ही एलिमेंट्स रहे। क्यों सिर्फ 8 ही एलिमेंट्स रहे? क्योंकि सेकेंड अगर हम लोग सेल देखें तो उसमें 2s में एक ऑर्बिटल है और 2p में 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल 4 ही ऑर्बिटल हुआ। और 4 ऑर्बिटल का मतलब कितना हो गया? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसीलिए हमारे पास सेकेंड पीरियड में सिर्फ 8 ही एलिमेंट्स है, और वो भी किस में रहेगा? सिर्फ s में रहेगा और p में रहेगा। इसीलिए याद रखो कि अगर मेरा यहां पर, अगर याद रखो कि अगर यहां पर ये अगर फर्स्ट पीरियड हो गया, मान लो ये अगर फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, तो ये थर्ड पीरियड होगा। डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ है फोर्थ पीरियड से, बताएंगे हम लोग। डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ है कहां से? फोर्थ पीरियड में। तो बताओ फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हो गया, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हो गया। अब एक बात बताओ, उसके बाद 3s के बाद कौन भरता है? 3s के बाद भरता है 3p। 3s के बाद भरता है 3p, और 3p के बाद क्या भरता है? 3p के बाद क्या भरता है बताओ? कि 3p के बाद क्या भरता है? 3d की 4s, 3d की 4s। तुम लोग सब लोग गलती लिख रहे हो, कुछ लोग सही लिख रहा है, बहुत मारेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं, है ना। 3s के बाद क्या भरता है? 3p। और 3p के बाद क्या भरता है? 4s। 3p के बाद क्या भरता है? 4s। तो इसका मतलब है ये तो अब फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा, यानी थर्ड पीरियड में भी 3s में एक ऑर्बिटल है और 3p में 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल 4 ही ऑर्बिटल हुआ। क्योंकि 3p के बाद 4s भरता है, तो जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन गया वो तो फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो गया। यही कारण है कि थर्ड पीरियड में भी सिर्फ कितने एलिमेंट्स होंगे? 8 ही हो गए, क्योंकि 3s के बाद क्या है? 3p, और 3p के बाद 4s होता है, 3d नहीं होता है। भरते समय हम लोग पहले किस में भरते हैं? 4s में। तो देखो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, क्योंकि 3s और 3p ही भरा। उसके बाद 4s आ गया। अब बताओ 4s में 4s के बाद कौन भरता है? 4s के बाद कौन भरता है? 4s के बाद 3d भरता है। और उसके बाद कौन भरेगा? 4s के बाद 3d, और उसके बाद भरेगा 4p। 4s के बाद कौन भरता है? 3d, और उसके बाद कौन भरेगा? 4p। तो देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, और p में 6। इसीलिए टोटल यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसीलिए इसमें 18 एलिमेंट्स रहेगा। तो किस पीरियड में 18 एलिमेंट्स रहता है? पहले स्टार्टिंग में फोर्थ पीरियड में, क्योंकि याद करो फोर्थ पीरियड में 3d होगा, ठीक है। तो याद करो फोर्थ पीरियड में पहले 4s, फिर 3d, और लास्ट में आएगा 4p, तो 18 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, फोर्थ पीरियड में। अब बताओ फिफ्थ पीरियड में कहां से स्टार्ट होगा? फिफ्थ पीरियड में पहले 5s होता है, 5s के बाद फिर याद करो 4d होगा। एनर्जी में n+l रूल से पता है ना, एनर्जी किसका ज्यादा है किसका कम है। और 4d के बाद फिर क्या होगा? 5p। तो देखो 5s में 2, 4d में 10 और 5p में 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। इसीलिए फिफ्थ पीरियड में भी 18 है, 2 8 8 18 18। लेकिन अब देखो जब तुम 6s में भरोगे तो 6s के बाद एनर्जी होता है 4f का, 4f के बाद एनर्जी होता है 5d का, और उसके बाद एनर्जी होता है 6p का, ठीक है। n+l रूल से देख लेना, n+l रूल इसका 6 है, n+l रूल यहां पे निकालोगे तो इसका 7 आएगा, और इसका भी 7 आएगा। लेकिन चूंकि 4f में n कम है,
इसीलिए 4f का एनर्जी 5d से कम है और इसका भी 7 है। तो याद करो जब n प्लस l का वैल्यू सेम होता है तो हम लोग ऑर्बिट की संख्या देखते हैं n, और जिसका n कम होता है उसका एनर्जी कम होता है। इसीलिए यहां पर n प्लस एल 6 था और इन तीनों में n प्लस एल 7 है, लेकिन सबसे कम 4f का एनर्जी होगा, फिर 5d का और उसके बाद 6p का। इसीलिए देखो यहां पर इसमें 2 एलिमेंट रह गया, इसमें 14, इसमें 10 और इसमें 6। अब इन सबको जोड़ोगे तो 32 एलिमेंट्स आएंगे, 32 एलिमेंट्स। पर याद करो 32 एलिमेंट्स के लिए यहां 32 ग्रुप्स नहीं है, सिर्फ कितना ग्रुप्स है मेरे पास? सिर्फ 18 ग्रुप्स है, सिर्फ 18 ग्रुप्स है। इसीलिए ये जो एफ वाला जो ग्रुप है जिसमें 14 एलिमेंट्स है, उसको यहां पर मेन जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें ना रख के हम लोग उसको नीचे एडजस्ट किए हैं ताकि पीरियोडिक टेबल का रूप नहीं बिगड़े। तो यही कारण है कि ये जो 4f में जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको लैंथेनॉइड्स कहते हैं क्योंकि वो लैंथेनम के बाद आता है। ठीक है, तो बताओ 6th पीरियड में कौन हुआ? 6s, 4f, 5d और 6p। तो पीरियोडिक टेबल याद रखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसान होगा। उसी तरह तुम 7th में आओगे तो 7s आएगा, फिर 5f आएगा, फिर 6d आएगा और उसके बाद 7p आएगा। जो s का ऑर्बिट होगा वही p का ऑर्बिट होगा, f का 2 कम और d के लिए 1 कम। ठीक है, तो याद करो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8, फिर 8, उसके बाद 18 18 और उसके बाद 32 32। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th पीरियड से और एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है किससे? 6th पीरियड से, है ना। और जो एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स होता है अगर वो 4f में रहेगा तो लैंथेनॉइड्स बोलेंगे, और अगर 5f में रहता है तो उसको हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं क्योंकि वो एक्टिनियम के बाद आता है। ठीक है, तो हम लोग यहां तक इस बात को समझ गए कि हर पीरियड स्टार्ट हुआ है एस से, इसीलिए जैसे ही एस आता है अगला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और यही कारण है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32 और 7th पीरियड में भी हमारा 32 एलिमेंट्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर क्या काम करेंगे कि जो अभी हम लोग यहां पर डिस्कस किए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहां पर डिस्कस किए, है ना, पीरियड्स के लिए, उसको हम लोग पहले यहां पर एक बार लिख लें, है ना, ताकि इसका बहुत सारा पॉइंट्स उसमें हम लोगों का क्लियर हो जाए। तो देखो इसीलिए हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही आधारित है। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोगों का पीरियड बनेगा और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप बनेगा। तो अभी हम लोग पीरियड में देखना चाह रहे हैं, यानी हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, कि कैसे कैसे हम लोगों का पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर वेरी होता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पीरियड्स में होगा वो हर जो नया पीरियड है वो एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, एस से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे ईच सक्सेसिव, ठीक है, ईच सक्सेसिव पीरियड इन, ईच सक्सेसिव पीरियड इन, ठीक है, ईच सक्सेसिव पीरियड इन periodic table, each successive period in periodic table is associated with, is associated with is associated with filling up of, filling up of next
of next higher principal energy लेवल। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, ईच सक्सेसिव पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, मतलब हर अगला जो पीरियड है पीरियोडिक टेबल का इज एसोसिएटेड विथ फिलिंग अप ऑफ नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। यानी अगर फर्स्ट में n बराबर 1s आया है तो सेकंड में फिर n बराबर 2s आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें फर्स्ट पीरियड, तो देखो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स विथ फिलिंग, ठीक है, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स विथ फिलिंग, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या हो गया हम लोगों का, n बराबर 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, दैट इज 1s ऑर्बिटल, दैट इज 1s ऑर्बिटल। ठीक है, और फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, इट हैज 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, 2 एलिमेंट्स रहेगा हम लोगों का, हाइड्रोजन और हीलियम। पर याद करो क्या हीलियम को एस ब्लॉक में रखा गया है, तो हीलियम को एस ब्लॉक में नहीं रखा गया है, कहां रखा गया हीलियम को, हीलियम को हम लोगों को पी ब्लॉक में रखा गया है ना, हीलियम को जो है वो ग्रुप 18 में रखा गया है, यहां पर ये ग्रुप 18 में रखा गया है, इसको याद रखना, ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स हो गया, ग्रुप 18 एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड जो है वो स्टार्ट्स विथ फिलिंग फर्स्ट एनर्जी लेवल, यानी पहले पीरियड में है ना फर्स्ट एनर्जी लेवल बढ़ेगा, यानी 1s बढ़ेगा, और 1s में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s1 और 1s2, इसलिए फर्स्ट पीरियड में हम लोगों के पास 2 एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन हीलियम को ग्रुप 2 में नहीं रखा गया है, हीलियम को ग्रुप 18 में रखा गया है। ठीक है, तो इसका एक हम लोग पहले पिक ले लेते हैं, फिर अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब बताओ, जो सेकंड हम लोगों का जो पीरियड होगा वो 2s से स्टार्ट होगा, और उसमें हम लोगों का जो है वो है ना कितने एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, 8 एलिमेंट्स रहेंगे। तो सेकंड पीरियड जो है हम लोगों का, सेकंड पीरियड स्टार्ट्स विथ सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल दैट इज कौन सा होगा हम लोगों का, फिलिंग ऑफ, कौन सा ऑर्बिटल बढ़ेगा, फिलिंग ऑफ 2s एंड फिलिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स, जिसके कारण हम लोगों के पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 8 एलिमेंट्स, कहां से कहां तक, फ्रॉम है ना लिथियम, लिथियम का मतलब Li, फ्रॉम लिथियम टू नियोन। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में हम लोगों का कितने एलिमेंट्स हो गए, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हो गए। स्टार्ट होगा किससे, लिथियम से, लिथियम और बेरिलियम एस ब्लॉक में चला जाएगा,
और याद करो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन ये पी ब्लॉक में चला जाएगा, यानी पीरियड 2 में भी कोई डी ऑर्बिटल नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए तुम देख रहे हो कि बीच में ये जो स्पेस है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में, बीच में ये स्पेस खाली है ना। थर्ड 3 हम लोग का पीरियड में जो डी ऑर्बिटल नहीं है ना, इसीलिए बीच का ये स्पेस हम लोगों का खाली है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन गया मान लो तो इधर हीलियम चला गया, यहां पर अगर लिथियम और बेरिलियम है तो अब इधर आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, है ना। बीच में कुछ है ही नहीं अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, अब बताओ थर्ड पीरियड में भी कौन फिल करता है? 3s और 3p, तो कितने उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे? तो थर्ड पीरियड में भी हम लोगों को 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कहां से? सोडियम से लेकर आर्गन तक। ठीक है, तो अगर अब हम लोग थर्ड देखें तो थर्ड पीरियड जो होगा, थर्ड पीरियड, ठीक है, इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स ठीक है, फिलिंग ऑफ क्या? फिलिंग ऑफ 3s 3p orbitals, 3s 3p orbitals giving rise to 3p orbitals giving rise to 8 elements, 8 elements from sodium to argon। और याद करो थर्ड पीरियड में भी हम लोगों का, याद करो थर्ड पीरियड में भी हम लोगों का, है ना, डी ब्लॉक नहीं रहेगा। यानी तुम यहां पर देखो ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 3, यहां तक हम लोगों का डी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए तुम देखोगे कि पीरियड 3 में स्टार्ट हुआ सोडियम एस ब्लॉक, मैग्नीशियम भी किस में रहेगा? एस ब्लॉक में, लेकिन उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन ये चला जाएगा पी ब्लॉक में, और बीच में डी ब्लॉक में कोई नहीं रहने वाला है। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है कहां से? फोर्थ पीरियड से। ठीक है, तो अब अगर हम लोग फोर्थ पीरियड अगर स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो फोर्थ पीरियड है ना, जो फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड है ना, इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ कौन सा? पहले 4s, फिर याद करो 3d और फिर 4p। ठीक है, और बाइटल्स, ठीक है, गिविंग राइज टू 8 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स हो जाएगा। तो अब यहां पर 18 एलिमेंट्स हो जाएगा, 18 एलिमेंट्स फ्रॉम कहां से स्टार्ट हो जाएगा? तो फ्रॉम पोटेशियम से स्टार्ट होगा, और 2 हम लोगों का यहां पर क्रिप्टन तक चला जाएगा, एटॉमिक नंबर 36 तक आ जाएगा। ठीक है, और याद करो फोर्थ पीरियड से ही हम लोगों का, है ना, डी ब्लॉक, डी में एलिमेंट्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब 4s पढ़ता है तो उसके बाद कौन आता है? 3d। तो 3d में हम लोगों को कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो याद करो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 3d में हम लोगों को टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, यानी टोटल 10 एलिमेंट्स आएगा। और इसी 10 एलिमेंट्स को हम लोग 3d सीरीज भी बोलते हैं, या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है, इसीलिए उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो 3d में जो 10 एलिमेंट आएंगे उनको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या फिर 3d सीरीज बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 3d में जाएगा, 3d ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर 3d ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करें तो क्या होगा? तो अगर हम यहां पर 3d ट्रांजिशन सीरीज देखें, 3d ट्रांजिशन सीरीज, है ना, तो याद करो 3d ट्रांजिशन सीरीज का मतलब हुआ जो 10 एलिमेंट्स हम लोगों का, जिसमें, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। ठीक है, तो याद करो यहां पर एटॉमिक नंबर 21, पोटेशियम का 19 होता है,
फिर कैल्शियम का 20 हो जाएगा, तो 21 स्टार्ट होता है स्कैंडियम से और एंड करेगा हमारा जिंक पर। ठीक है, तो 3D ट्रांजिशन सीरीज क्या हो गया हम लोगों का? 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे द एलिमेंट्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से होगा? द एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 होगा, है ना, स्कैंडियम टू जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 रहेगा। ठीक है, इन विच 3D ऑर्बिटल्स are successively filled is called 3D series। 3D सीरीज, ठीक है, तो 3D सीरीज जो है वो स्टार्ट होगा स्कैंडियम से और एंड करेगा, है ना, जिंक पर। और उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हम लोगों को? तो उसमें टोटल हम लोगों को, है ना, 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन सा एलिमेंट्स है हम अभी बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में कितना तक याद रखना है ना। अभी फिलहाल अगर 3D सीरीज देखोगे तो स्कैंडियम आ जाएगा, फिर उसके बाद टाइटेनियम आ जाएगा, फिर वेनेडियम आ जाएगा, फिर क्रोमियम आ जाएगा, फिर मैंगनीज आ जाएगा, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और फिर जिंक आ जाएगा। तो ये हम लोगों का 3D ट्रांजिशन सीरीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम देखोगे फिफ्थ पीरियड में, ठीक है, फिफ्थ पीरियड में अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो फिफ्थ पीरियड फिर से वही वाला हो जाएगा हम लोगों का। फिफ्थ पीरियड जो है वो हो जाएगा हम लोगों का इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ कौन सा ऑर्बिटल? ठीक है, फिलिंग ऑफ पहले कौन बढ़ेगा? 5s बढ़ेगा, उसके बाद कौन बढ़ेगा? 4d और उसके बाद 5p। ठीक है, ऑर्बिटल्स, ठीक है, गिविंग राइज टू 18 एलिमेंट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा बताओ, है ना। हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम और पोटेशियम के बाद आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम और फिर आता है फ्रांसियम। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होगा? फिफ्थ पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? फिफ्थ पीरियड हम लोग बोल रहे हैं तो स्टार्ट होगा फ्रॉम रुबिडियम, ठीक है, टू यहां पर जेनन। फिफ्थ पीरियड के बारे में पहले बोल रहे हैं, है ना, रुबिडियम से, ठीक है, जेनन तक जाएगा 54 एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहां पर। और अगर तुम फिफ्थ पीरियड में देखोगे तो फिफ्थ पीरियड में कौन सा डी भर रहा है? 4D। तो जो 4D में जो 10 एलिमेंट्स आएगा उसको हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हम लोग कहेंगे, जो हमारा स्टार्ट होगा इट्रियम से और एंड होगा कैडमियम पर। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 12 में पढ़ोगे तो जिंक है, जिंक के नीचे कैडमियम है, कैडमियम के नीचे मरकरी है। तो इट्रियम से स्टार्ट होगा और एंड करेगा हमारा कहां पर? एंड करेगा हमारा कैडमियम पे। ठीक है, तो 4D ट्रांजिशन सीरीज अगर हम लोग कहें 4D ट्रांजिशन सीरीज, तो 4D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4D ट्रांजिशन सीरीज, 4D इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे द एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इट्रियम, सिंबल जो है वो हम लोगों का Y होगा, इट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 हो जाएगा, इट्रियम टू, है ना, कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 48 हो जाएगा, इन विच 4D ऑर्बिटल्स आर
ठीक है, सक्सेसिवली filled is called 4D सीरीज। तो इसी को हम लोग 4D सीरीज बोलेंगे। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा 39 में, क्योंकि 21 में 18 जोड़ देंगे। ठीक है, स्कैंडियम याद करो स्टार्ट हुआ था 21 से। ठीक है, तो 18 जोड़ देंगे तो 39 पहुंचेंगे। और उसी तरह जिंक लास्ट किया था 30 पे एटॉमिक नंबर, तो उसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा 48 आ जाएगा। तो फिफ्थ पीरियड जो है वो हमारा 5s 4d और 6p में बढ़ेगा। और सिक्स पीरियड से फिर हम लोगों का 4f स्टार्ट हो जाएगा। सिक्स पीरियड में 4f भी होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हम लोग 6 में यहां पर देखें, सक्सेसफुली इसलिए कि बारी बारी से ना भर रहा है। ठीक है, एक एक करके भर रहा है, इसलिए अक्षत राग। सक्सेसिवली का मतलब एक एक करके भर रहा है ना। 4D सीरीज का मतलब सिर्फ लास्ट मेंबर नहीं हुआ। ठीक है, इट्रियम से लेकर कहां तक, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक, जिसमें एक में D1 आएगा, फिर D2 आएगा, फिर D3 आएगा, इस तरह से, है ना। तो अब देखो अगर हम लोग यहां पर उसी तरह फिफ्थ पीरियड के बाद अगर यहां पर बोले सिक्स्थ पीरियड, तो सिक्स्थ पीरियड में हम लोग क्या लिखें, तो सिक्स्थ पीरियड में हम लोग लिखेंगे इन्वॉल्व्स, सिक्स्थ पीरियड इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ 6s 4f 5d and 6p orbitals giving rise to 32 elements from, और ये कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम सीजियम टू, है ना, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन को हम लोग Rn लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम सीजियम टू क्या होगा, रेडॉन। ठीक है, और देखो सिक्स्थ पीरियड में हम लोगों का 4f सीरीज भी आएगा, जो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, यानी f को हम लोग इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन से भी पहले आ रहा है। ठीक है, और उसी को हम लोग लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग लेंथेनॉइड्स भी बोलेंगे। तो लेंथेनॉइड्स में, ठीक है, तो यहां पर इसको पहले हम लोग एक पिक ले लेते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो अब यहां पे तुम थोड़ा सा यहां पर तुम लोग ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करना। इसके बाद जैसे अगर हम तुमको बोले यहां पर कि इनर्ट गैस, अगर हम लोग यहां पर बोले इनर्ट गैस कौन कौन होता है ना, और उसका क्या क्या हम लोगों का एटॉमिक नंबर है। इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो देखो इनर्ट गैस में याद करो, पहला इनर्ट गैस हीलियम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, पहला, तो फर्स्ट पीरियड के लास्ट में हीलियम आ जाएगा।
फिर देखो सेकंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। तो 8 अगर इसमें हम जोड़ दिए तो ये हम लोगों का सेकंड इनर्ट गैस मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 10 हो गया। यानी फर्स्ट पीरियड का लास्ट हो गया 2 एटॉमिक नंबर, सेकंड पीरियड का लास्ट हो गया 10 एटॉमिक नंबर। फिर देखो थर्ड पीरियड में भी 8 रहता है, तो फिर थर्ड पीरियड में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आर्गन भेटाएगा और उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 18। ये इनर्ट गैस हो गया 18। उसके बाद अगर हम तुमसे कहे कि फोर्थ पीरियड में याद करो कितना रहता है? 18। तो उसमें 18 एलिमेंट्स है फोर्थ पीरियड में, तो जो फोर्थ पीरियड का जो लास्ट होगा उसमें हम लोग को 18 जोड़ना होगा। तो यहाँ 18 में 18 जोड़ेंगे तो याद करो ये क्रिप्टन आएगा और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 36। ठीक है, तो 2 10 18 36। फिर याद करो फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स था, तो उसका भी जो लास्ट होगा इसमें 18 जोड़ेंगे तो क्रिप्टन के बाद याद करो जेनन हो जाता है, और 18 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 54 इनर्ट गैस। ठीक है, और बताओ सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होता है, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होता है, तो सिक्स पीरियड के जो लास्ट में हम लोगों को इनर्ट गैस है उसके लिए 32 ऐड करना पड़ेगा। और याद करो लास्ट होता है हम लोगों का रेडॉन, तो रेडॉन में अगर 32 ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक 118 का आएगा। ठीक है, लास्ट में फिर सेवेंथ पीरियड में भी 32 ऐड करेंगे तो ये 118 आ जाएगा। तो उसके बारे में अगर मान लो अभी हमको नहीं पता है तो हम सीधा लिखेंगे कि लास्ट में कोई एक जेड होगा सिंबल, और यहां पर हम लोगों का मान लो उसका एटॉमिक नंबर 118 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास याद रखना कि सब पीरियड का जो लास्ट है उसका तुमको एटॉमिक नंबर पता है। ठीक है, तो अब तुम हमको बता सकते हो फिफ्थ पीरियड का लास्ट कौन है? फिफ्थ पीरियड का लास्ट कौन है? याद करो फिफ्थ पीरियड का लास्ट कौन है? जेनन। ठीक है, तो फिफ्थ पीरियड का लास्ट हो गया जेनन 54। तो याद करो जो 55 जिसका एटॉमिक नंबर है वो एस ब्लॉक में आएगा। 54 इनर्ट गैस लास्ट हो गया, तो बताओ 55 किस में आएगा? 6s में। 55 किस में आया? 6s में। 56 भी किस में आएगा? 56 भी किस में आएगा? एस ब्लॉक में, क्योंकि P के बाद सीधा अगला आ जाएगा नीचे हमारा S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 55 जो है वो हम लोगों का है ना S ब्लॉक हो गया। ठीक है, उसी को तुम याद करो, यहां पर बोल रहे थे तुम है ना सीजियम, सीजियम एटॉमिक नंबर 55, तो S ब्लॉक हो गया। फिर एटॉमिक नंबर 56 ये भी कौन हो गया? S ब्लॉक 6s, 6s। ठीक है, तो बताओ 6s के बाद कौन आता है? 6s के बाद तो 4f आना चाहिए था ना, 6s के बाद 4 कौन आना चाहिए था? 4f। अभी हम लोग लिखे थे 6s भरता है और फिर कौन भरता है? 4f। फिर कौन भरता है? 5d। लेकिन याद करो 6s के बाद अगला जो है एटॉमिक नंबर 57 है ना, तो देखो यहां पर 55 इसमें गया, 56 इसमें गया, और 57 जो है ना, ये जो 57 है वो F जाने की बजाय पहले D में गया है। तो याद रखना हम क्या समझाना चाह रहे हैं, 54 इनर्ट गैस इंड हो गया, 55 6s1 और 56 6s2, तो 6s2 के बाद 4f जाना चाहिए था। लेकिन अगले इसको एक्सेप्शन समझना, 56 के बाद 57 जो है वो डी ब्लॉक में चला गया, उसी को लैंथेनम बोल रहे हैं। 57 किस में चला गया है? डी ब्लॉक में। ठीक है, तो जो हम लोग यहां पर लिख रहे थे है ना, 3D सीरीज पढ़ लिए, 4D सीरीज पढ़ लिए, तो अब जो हम लोग यहाँ पर 5D सीरीज पढ़ेंगे, 5D सीरीज जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे है ना, 5D सीरीज में याद रखना पहले जो है लैंथेनम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 5D सीरीज लैंथेनम, तो इसमें लैंथेनम में इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ है? 57। ठीक है, और 58 से लेके 71 बीच का जो 14 एलिमेंट्स है, 58 से लेके कितना? 71, इसको हम 4f में रख रहे हैं, यानी इसको लैंथेनोइड्स बोलते हैं।
ठीक है, 58 से 71, यानी फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा डी ब्लॉक किससे, 72 से। 72 से जो 57 है वो डी में ही है, तो उसके बाद वाला लेंथेनॉइड्स में, हाँ, क्योंकि डी में एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 4f का एनर्जी कम हो गया है ना, 6s2 बढ़ा, है ना, और उसके बाद क्या बढ़ा, 6s2 के बाद 5d1 और एक ही गया, और एक के बाद फिर अगला 14 जो एलिमेंट्स है वो 4f में जाता है। ठीक है, क्योंकि 4f का एनर्जी याद करो 6s के बाद 4f का कम होना चाहिए था, लेकिन 5d में जब एक गया ना उसके बाद 4f का 14 का कम एनर्जी हुआ, तो d में एक ही जाता है। इसीलिए यहां पर याद रखोगे, पहले लेंथेनम में 57 गया, तो लेंथेनॉइड्स जो तुम बोलते हो ना, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स कहां से स्टार्ट हुआ है, लेंथेनॉइड्स कहां से स्टार्ट हुआ है, 4f सीरीज। लेंथेनॉइड्स को ही हम लोग 4f सीरीज बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स को बोलते हैं 4f सीरीज। तो ये 4f सीरीज किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हुआ है, 4f सीरीज किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हुआ है, 58, और उसी को सीरियम बोलते हैं, और बाद में खत्म हुआ है 71 पे, जिसको बोलते हैं लुटेशियम, Lu। तो सीरियम लेंथेनॉइड्स जो है वो स्टार्ट हुआ है 58 से, जिसको बोलते हैं सीरियम। तो सीरियम से स्टार्ट हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर था 58, और खत्म हुआ है लुटेशियम पर, लुटेशियम पर, ठीक है, जिसका हम लोगों का सीरियम का जो सिंबल था 50, ऐसे लिख देते हैं, सिंबल भी लिख देते हैं सीरियम का Ce, और एटॉमिक नंबर 58, और लुटेशियम पे खत्म हुआ है Lu, और 71 पे खत्म हुआ है लेंथेनॉइड्स 4f सीरीज। और याद करो डी में 57 में पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, लैंथेनम, और उसके बाद हाफनियम से स्टार्ट होकर मरकरी तक गया है, हाफनियम 72, और उसके बाद देखो लैंथेनम था, और उसके बाद ब्रेक हो गया है 14 के लिए, और फिर हाफनियम, हाफनियम गया 72, और फिर वहां से मरकरी गया है Hg80। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम हमको बताओ, ठीक है, याद रखना है लेंथेनॉइड्स 58 से 71 है, और तुम बताओ लेंथेनॉइड्स किस ग्रुप में है, दिमाग लगा के सोचो, है ना, तो 56s, 55 56s में चला गया, अब 57d में चला गया 57। तो याद करो अगर ये डी ब्लॉक है, अगर ये डी ब्लॉक है, तो याद करो ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 और ग्रुप 10, फिर 11 भी होगा और 12 भी होगा, 11 भी है और 12 भी है। तो याद करो, अगर तुम यहां पर, अगर तुम यहां पर देखोगे स्कैंडियम है, यहां पर इट्रियम है, ठीक है, यहां पर इट्रियम है, इसको अगर हम लोग थोड़ा अगर सही से बनाए, ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सही से बनाए डी ब्लॉक को, ठीक है, डी ब्लॉक को, तो यहां पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें हम लोग अभी 3 बनाते हैं, ठीक है। तो याद करो यहां पर स्कैंडियम था 21, इट्रियम 18 जोड़ दिए, ठीक है, तो ये 39 हो गया, और उसके बाद ये लैंथेनम था 57, ये ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखो यहां पर लैंथेनम का था, जिसका एटॉमिक नंबर यहां पर 57 था, लेकिन इसके बाद ये हाफनियम हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर 72 हो जाएगा, क्योंकि लैंथेनम और हाफनियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स है उसको लैंथेनॉइड्स बोल रहे हैं, और ये याद करो इस 14 एलिमेंट्स को इसी के साथ ग्रुप 3 में रखा गया है। यानी लैंथेनॉइड्स का अगर कोई ग्रुप पूछेगा कि लैंथेनॉइड्स का क्या ग्रुप है, तो समझो लैंथेनॉइड्स को तुम रख रहे हो ग्रुप 3 में ही है, ये ग्रुप 3 में है, और इसका जो पीरियड नंबर है वो पीरियड है 6, लेकिन ग्रुप 3 से पूरी तरह उसको हटाकर नीचे लिख दिया गया है।
कुछ बात समझ में आ रहा है? लैंथेनोइड्स किस ग्रुप में है? तो उसको लैंथेनम के साथ रखा गया है, उसको लैंथेनम के साथ रख दिया गया है। पर वहां अगर लिख दिया जाता 14 का, तो वहां पर पीरियोडिक टेबल पूरा गड़बड़ा जाता। ठीक है, इसीलिए उसको नीचे में यहां पर लैंथेनोइड्स को लिख दिया गया है। पर उसका अगर ग्रुप पूछा जाएगा तो ग्रुप 3 है, यानी 14 एलिमेंट्स का, ऑल 14 एलिमेंट्स हैव, है ना, अगर उसका ग्रुप बोला जाएगा तो सबका ग्रुप 3 ही है, ऑल 14 एलिमेंट्स। और वो किसमें आ गया? ग्रुप तुम्हारा पीरियड 6 और ग्रुप 3, है ना, 5D सीरीज। तो लैंथेनोइड्स कहां से स्टार्ट हुआ है? 58 से लेकर 71 तक गया है। ठीक है, उसी तरह बताओ, अगर हम बोलेंगे यहां पर, है ना, कि सेवेंथ, अगर हम बोले सेवेंथ पीरियड, ठीक है, तो सेवेंथ पीरियड में हम लोग क्या कहेंगे? बताओ, तो सेवेंथ पीरियड कहेंगे, सेवेंथ पीरियड इन्वॉल्व्स सेवेंथ पीरियड इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ कौन सा ऑर्बिटल? फिलिंग ऑफ 7s, और उसके बाद 5f, फिर 6d एंड 7p ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स गिविंग राइज टू, गिविंग राइज टू, है ना, 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स। तो अब एक बात बताओ, तो सेवेंथ पीरियड किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा? बताओ, तुम लोग को हम समझे कि तुम लोग को याद, इनर्ट गैस का यहां पर लिख चुके हैं। बताओ, सेवेंथ पीरियड जो है वो किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा? सेवेंथ पीरियड बताओ किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा? बताओ तो सेवेंथ पीरियड 87, 87 किस में चला गया? एस ब्लॉक। 88 भी किस में चला गया? 88 भी किस में चला गया? 88 भी चला गया किसमें? एस ब्लॉक। और बताओ 89 किस में गया? एक्टिनियम। 89 किस में गया? 89 किस में गया? 89 एफ में नहीं, एफ में नहीं, डी में। याद करो, एस के बाद एक इलेक्ट्रॉन पहले डी में जाएगा, डी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी में पहले, समझे? तो बताओ, अगर हम यहां पर 5D सीरीज लिखे थे ना, 5D सीरीज लिखेंगे तो अब हम यहां 6D सीरीज लिख रहे हैं, 6D सीरीज। तो 6D सीरीज जो है वो याद करो, यहां पर स्टार्ट होगा पहले एक्टिनियम, 32 जोड़ोगे तो 89 हो गया एक्टिनियम। और फिर उसके बाद 14 ब्रेक लेगा, और उसके बाद फिर 14 ब्रेक लेगा एक्टिनियम के बाद। ठीक है, तो बताओ तो कहां से ब्रेक ले लिया? तो 14 ले लिया ब्रेक, तो हो गया 90 से लेके 103। तो फिर ये स्टार्ट होगा 104 से, 104 से, ठीक है, और लास्ट में जाएगा 112 तक। ठीक है, तो ये उसके बाद स्टार्ट होगा जेड इज इक्वल टू कितना? 104 से लेके जेड इज इक्वल टू 112। तो याद करो, एक्टिनियम जैसे ही 89 रहेगा, फिर जो 14 एलिमेंट्स है उसको हम लोग एक्टिनोइड्स कह रहे हैं। ठीक है, और यानी हम लोग यहां पर एक्टिनोइड्स बोलेंगे तो वो किस, एक्टिनोइड्स बोलेंगे तो वो किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हुआ है? एक्टिनोइड्स 90 से, और 90 को ही कह रहे हैं हम लोग यहां पर थोरियम, 90 थोरियम, और गया है ना 103 लॉरेंसियम। ठीक है, तो एक्टिनोइड से स्टार्ट हुआ है थोरियम TH90, और गया है लॉरेंसियम LR103। तो ये जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का थोरियम हो गया, थोरियम, ये हो गया लॉरेंसियम। ठीक है, लॉरेंसियम हो गया। तो देखो,
एक चीज तुम लोगों को यहां पर ध्यान दे देना है, ठीक है। हर पीरियड के लास्ट में इनर्ट गैस है, ठीक है। हर पीरियड के लास्ट में इनर्ट गैस है। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 और उसके बाद 118। तो देखो, अगर तुमको ये याद रहेगा कि एस में पहले 2 इलेक्ट्रॉन गया है, उसके बाद डी में 1 गया है, और बाकी जाके फिर 14 जो है वो हम लोगों का लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में गया है। तो लेंथेनॉइड जो है वो कहां से जाएगा? 58 से 71। और एक्टिनॉइड्स किस में जाएगा? 90 से 103। तो अब तुमको अगर तुम पढ़ोगे तो तुम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन बता सकते हो। याद रखना, पहले एफ तो आया है 6th और 7th पीरियड में ना। एफ आया है 6th और 7th पीरियड में, और डी आया है 4th पीरियड से, ठीक है। तो अगर अब हम लोग यहां पर कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, तो देखो, जैसे अब हम यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। कौन कहां पर है, सपोज करो अगर हम यहां पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम यहां पर बोलते हैं कि बताओ मेरे पास z बराबर 49 है, बताओ ये किस पीरियड में पड़ेगा? पहले पीरियड डिसाइड करते हैं। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो अक्षत। एक्टिनियम भी ग्रुप 3 में लाई करेगा, एक्टिनॉइड्स भी किस में लाई करेगा? ग्रुप 3 और पीरियड 7। अगर बोलना होगा तो ग्रुप 3 बोलेंगे और पीरियड जो है वो 7 बोलेंगे। अब एक बात बताओ, z बराबर 49 ये किस पीरियड में है? तो इनर्ट गैस देखो, फर्स्ट पीरियड लास्ट हो गया, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो देखो, फोर्थ पीरियड का लास्ट क्रिप्टन है, और यहां पर जेनन लिखा हुआ है 54। तो ये फोर्थ और फिफ्थ के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है नहीं, फोर्थ पीरियड तो खत्म ना हो गया जी। हीलियम फर्स्ट पीरियड का लास्ट है, नियॉन सेकंड पीरियड का लास्ट है, आर्गन थर्ड पीरियड का लास्ट है, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड का लास्ट है, और 49 हम यहां पर लिख रहे हैं। तो याद करो, ये हमारा किस पीरियड में चला गया? फिफ्थ पीरियड में चला गया। आराम से यहाँ पे देख के इनर्ट गैस का बना देंगे, ये फिफ्थ पीरियड में चला गया। नहीं, रटने उठने का जरूरत नहीं है, कोई नियम कानून रटने का नहीं है, समझने का जरूरत है। इनर्ट गैस याद रहेगा फिफ्थ पीरियड। और याद करो, इनर्ट गैस ग्रुप 18 में है, इनर्ट गैस ग्रुप 18 में है। यानी देखो 54 जो है वो ग्रुप 18 में है। तो अगर 54 ग्रुप 18 में है तो 53 ग्रुप 17 में होगा, ठीक है। 52 जो है वो ग्रुप 16 में होगा, 51 ग्रुप 15 में होगा, 50 जो है वो ग्रुप 14 में होगा। नहीं, तो ये किस में आएगा? 49 किस में आ गया? 54 में से 5 घटा दिए ना, तो किस ग्रुप में पड़ेगा? ग्रुप 12 पड़ेगा कि ग्रुप 13 पड़ेगा? 49 हो गया ग्रुप 13, है ना। 5 घटा दिए ना, तो 54 में से 5 घटाएंगे तो 49 आएगा। तो ग्रुप 18 में से भी 5 घटाएंगे तो ग्रुप 13 आ गया। तो इसका ग्रुप नंबर जो है वो हम लोगों का 13 पड़ गया, देखो। और ग्रुप 13 जो है वो, है ना, बोरॉन फैमिली है। ग्रुप 13 जो है वो हम लोगों का बोरॉन फैमिली है। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, इस तरह से। अब बताओ बी बराबर हम यहां पर लिख रहे हैं जेड बराबर 67। ध्यान से देखो, जेड बराबर 67। तो याद रखो, तो लेंथेनॉइड्स कहां से कहां रहता है? लेंथेनॉइड्स रहता है 58 से 71। तो 58 से 71 का कोई भी एटॉमिक नंबर, 58 से 71 का कोई भी एटॉमिक नंबर अगर तुम ले लोगे तो उसका ग्रुप हो जाएगा कौन सा? 3। और पीरियड कौन सा होता है लेंथेनॉइड्स का? 6th पीरियड। हाँ, वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा 6th पीरियड और ग्रुप 3। बताओ तो, अगर हम यहां पर z बराबर 115 बोले,
जेड बराबर 115 बोले। चलो तुम लोगों से पूछते हैं कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड में ये एलिमेंट लाई करेगा, बताओ। जेड बराबर 115 सेवेंथ पीरियड में तो चला जाएगा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद बताओ पीरियड, हाँ, क्योंकि देखो 118 जाने वाला है 18th पीरियड में 118, ठीक है, तो उसमें से 3 घटा दिए ना, तो तुम्हारा 115 आ रहा है, तो उसमें से भी हाँ, तो ग्रुप 15 हो जाएगा, तो ये 7th पीरियड हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रुप क्या हो जाएगा, बताओ, ग्रुप ग्रुप हमारा 15 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज है। देखो इनर्ट गैस का क्या याद रखोगे, इनर्ट गैस का खाली एटॉमिक नंबर याद रखना, और लेंथेनॉइड्स कहां से कहां है, 58 से 71 लेंथेनॉइड्स है, और 90 से 103 एक्टिनॉइड्स है। तो 58 से 71 का कोई भी एलिमेंट पकड़ेंगे ग्रुप 3 होगा, और 90 से लेकर 103 के बीच का कोई भी एलिमेंट पकड़ेंगे वो भी ग्रुप 3 होगा, ठीक है। याद रखना है कि 57 पहले डी में गया है, अब 58 से 71 गया है एफ में, उसी तरह 89 पहले डी में गया है, तो एस में पहले 2 भरा है, फिर डी में 1 भरा है। इसीलिए जब तुम एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें डी में 0 1 दिखाया जाता है, या तो 0 भी हो सकता है या तो 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो वो अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो होपफुली तुमको यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं आया है कि कैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सब बात समझ में आ गया है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 8 8, फिर है ना 18 18 32 32। लेंथेनॉइड्स में पहले एक गया है 57 डी में, और उसके बाद 14 गया है हम लोगों का। तो देखो यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, 57 गया है ना लेंथेनॉइड्स डी में ग्रुप 3, फिर अगला 14 ग्रुप 3 में है, और बाद में फिर 72 से 80 गया है। तो देखो ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था किसमें, है ना, पीरियड के लिए। अब अगर ग्रुप में देखोगे तो ग्रुप में अगर हम लोग यहां पर, तो अब अगर हम लोग बी देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स, तो याद करो तो ग्रुप्स में तो वो है ना हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होना चाहिए ना। जैसे लिथियम में अगर मान लो 2s1 होता है, तो लिथियम के ठीक नीचे उसी ग्रुप में सोडियम है, तो उसमें 3s1 होगा। अगर पोटेशियम देखेंगे तो 4s1 होगा। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो सब सिमिलर होना चाहिए। अगर एक में एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके नीचे वाले मेंबर में भी एस में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, ठीक है, हैव सिमिलर, elements in a group similar have similar electronic, है ना, configuration, have similar electronic configuration, ठीक है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन वैलेंस और बाइटल्स होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस और बाइटल्स। अगर सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी भी 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज, एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप्स में, ठीक है। जैसे अगर देखोगे अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स का तुम अगर एग्जांपल देखोगे तो
अगर हम लोग अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो देखोगे तो अल्कली मेटल्स हैव NS1, है ना, उनके आउटर मोस्ट में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो अल्कली मेटल्स हैव NS1 कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा NS1 कॉन्फ़िगरेशन है ना। तुम लोग में से अगर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास किए होगे तो हम तुमको बताए थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि हम तुमको बताए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का बहुत सारे बात पर निर्भर करता है। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट, एक्सचेंज एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। तो हम ग्रुप में ही बता रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप हम बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिसमें तीनों एलिमेंट का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर किसी को याद होगा तो बताना। यहां पर हम लोग ग्रुप एक 10 के बारे में बात किए थे, ग्रुप 10 अगर याद होगा तो हम लोग यहां पर इसके बाद जो है यहां पे आ जाते हैं। अगर हम लोग ग्रुप 10 में देखें, ग्रुप 10 में, तो ग्रुप 10 में तुम देखोगे तो निकेल होता है जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हारा 28 है, निकेल। उसके बाद पैलेडियम होता है जिसमें अगर हम लोग यहां पर 18 जोड़ देंगे 28 में तो ये 46 हो जाएगा। और उसके बाद प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम 32 जोड़ देंगे तो हम लोगों का 78 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो एक ही ग्रुप में है, तीनों जो है वो एक ही ग्रुप में है। पर अगर तुम इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ वैलेंस शेल का अगर हम लोग लिखें तो याद रखना निकेल में हम लोगों का, है ना, 4s2 और 3d8 होता है। निकेल में 4s2 और 3d8 होता है। जबकि हम तुमको बताए थे पैलेडियम में, है ना, सीधा हम लोगों का 5s0 हो जाता है, 5s0 हो जाता है और 4d10 हो जाता है। देखो दोनों sd में चला गया, क्योंकि जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे ना SDF का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होते जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांजिशन कर सकता है और जो उसको मोर स्टेबल फॉर्म मिलेगा वही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और याद करो तो प्लैटिनम का भी हम तुमको कुछ बताए थे, अगर तुम लोग को याद होगा तो इसमें होता है 6s1 होता है और 5d9 होता है प्लैटिनम में। तो तुम देखो ग्रुप 10 जो है उसमें तीनों एलिमेंट जो है वो एक ही हम लोगों के फैमिली में है, पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एक फैमिली रहेगा तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हाँ, जब हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का बात करते हैं जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का बात करोगे तब सेम रहेगा। तो एस और पी ब्लॉक का जो केमिस्ट्री है वो डी और एफ से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि डी और एफ में डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होना शुरू होता है जो अंदर में होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर अगर तुम्हारा अगर एस स्टार्ट हुआ है, अगर कोई पीरियड स्टार्ट हुआ है 6s से तो एंड भी करेगा 6p पे, यानी दोनों जो है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है 6s 6p। लेकिन 6s के बाद वो अंदर में आ जा रहा है 4f, और 4f के बाद भी किस में, 5d में। तो जब तुम अंदर में आना शुरू हो जाते हो ना तो थोड़ा सा केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां शील्डिंग ये सब भी होना शुरू होता है। तो इसीलिए, है ना, नॉर्मली कहा जाता है कि अगर एक ग्रुप में सब एलिमेंट्स हैं तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, पर जरूरी ऐसा नहीं है, जैसा कि हम लोग ग्रुप 10 में देख रहे थे। ठीक है, तो होपफुली तुमको अभी इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो एक पिक ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे एस पी डी और एफ ब्लॉक में। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको हम लोग एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा अगर डी ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको डी ब्लॉक का बोलेंगे। पर इसमें अभी हम लोग देखे थे कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है ना।
जैसे कि हीलियम जो है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन तो s में गया है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं p ब्लॉक का, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज है वो इनर्ट गैस के जैसा है, और इनर्ट गैस को हम लोग ग्रुप 18 में रखे हैं। ठीक है, तो जैसा कि तुम बोर्ड पे देख रहे हो कि हम लोग एलिमेंट्स को जो है वो 4 ब्लॉक्स में हम लोग बांटे हैं, है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक अब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए एलिमेंट्स को जो है वो 4 भाग में हम लोग बांटे हैं। ठीक है, या तो एस ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है, या तो पी ब्लॉक, या तो डी ब्लॉक, या तो फिर एफ ब्लॉक, है ना। तो या तो हम लोग बोलेंगे एस, या तो पी, या तो डी एंड एफ ब्लॉक। और ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा, ठीक है, कि हम लोगों का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है। ठीक है, तो देखो, एक तुमको रफ आइडिया तो पता है कि देखो एस ब्लॉक में जो भी है वो मेटल्स है। एस ब्लॉक मेटल से बना है, और मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में तुम देखोगे तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा एस ब्लॉक में, जिसको वो आसानी से खो सकता है। ठीक है, तो तुम लोग पढ़े होगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नॉर्मली जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज कर सकता है। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही आयोनिक बॉन्ड बनाता है। और ये मेटल्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर जाते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर तुम देखोगे डी और एफ ब्लॉक में भी मेटल्स ही हैं। पी ब्लॉक जो है वो सबसे डाइवर्स है। पी ब्लॉक में हमारे मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, और मेटलॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो मेटल्स है ना, एस, पी, एस, डी और एफ में। तो अगर हम लोग यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम लोग सबसे पहले देखें, फर्स्ट एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 11th में तुमको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट पता होना चाहिए। आज जब 12th में आओगे तो डी और एफ के बारे में पढ़ना है, तो तुम डी और एफ पढ़ लोगे, है ना। तो सब एक ही साथ याद रखने का जरूरी नहीं है, लेकिन एस में कौन से एलिमेंट्स है और पी में कौन सा एलिमेंट्स है वो को कम से कम तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स belong to S block, belong to S block elements, है ना। बिकॉज क्यों एस ब्लॉक बोलते हैं, बिकॉज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटर एस ऑर्बिटल, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं, एस ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ठीक है, और जानते हो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ
क्योंकि इनके ऑक्साइड या जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, and group 2 elements are called, and group 2 elements are called, and group 2 elements are called alkaline। ये तुम लोग पहले से भी जानते होगे, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब बताओ, चूंकि उनमें एक या दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, तो जो मेटल्स जो होता है ना, तुम जानते हो मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर हम तुमसे यहां पर पूछें कि जैसे सोडियम को देखोगे, तो सोडियम में याद करो आउटर मोस्ट में 3s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो किसी मेटल को कैसे देखा जाता है, तो मेटल में आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दोगे तो तुमको पॉजिटिव आयंस बोलेंगे कि पॉजिटिव आयंस बन गया। तो मेटल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग कहते हैं कि मेटल्स में जो पॉजिटिव आयंस है वो अपने पोजीशंस पर वाइब्रेट कर रहे हैं मेटल में, और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिलोकलाइज हैं, इधर उधर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, और याद करो ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, बताओ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा और इसी को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, और इसी को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं। आयनिक बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यानी कटायन और एनायन के बीच में बनता है, जबकि मेटालिक बॉन्ड पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को कहते हैं। तो चूंकि अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल्स में पर एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पर जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो अगर तुम सोडियम मेटल को देखो और आयरन मेटल को देखो, तो आयरन जो है वो हार्ड है, जबकि सोडियम जो है वो सॉफ्ट है, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक या दो है। तो जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा हम लोगों का मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता। पर अल्कली मेटल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर एटम और अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो, तो इसीलिए यहां पर जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, और इसीलिए ये सब जो मेटल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग उतना हम लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के मेटल्स की तुलना में कि दे आर सॉफ्ट एंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड, है ना, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है, यही अट्रैक्शन को हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बोलेंगे तो दे आर, है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। किसकी तुलना में, डी ब्लॉक के मेटल्स की तुलना में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के मेटल्स की तुलना में उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम होगा। ठीक है, तुम बताओ इनका रिएक्टिविटी कम होगा या ज्यादा होगा, तो इनका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है ना, इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे आर हाईली reactive metals, they are highly reactive metals due to low ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग डिफाइन भी करेंगे, पर तुम लोग अभी जानते होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जिसको देकर हम किसी, है ना, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं।
तो चूंकि है ना अल्कली मेटल्स जो है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो हम लोग उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और इसके कारण उसका रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और याद करो, जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो साइज बड़ा होता जाता है, हम लोग बोलते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाएगा, तो मेटल का रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगा, है ना। मेटल का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे रिएक्टिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर, है ना। रिएक्टिविटी क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्टिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर, एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, है ना, as we move down the group, ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम होते जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और अभी हम देखो, अभी हम बताएंगे, जैसे तुम आयोनाइजेशन एनर्जी कम कम होता है, तो देखो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एस और पी ऑर्बिटल में है। तो अभी हम लोग पढ़ाएंगे कि जो अगर इलेक्ट्रॉन एस और पी में रहता है ना, तो वो न्यूक्लियस को आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देता है, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर दिया, एस और पी जो है वो न्यूक्लियस को घेर दिया, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस सेल के एस इलेक्ट्रॉन पर नहीं पड़ पाया, जिससे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान हो गया। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कम होता है। पर अभी समझना कि अल्कली मेटल में जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर न्यूक्लियस का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर दे रहा है उसको न्यूक्लियस से, है ना। और यही कारण है कि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना हम लोगों के लिए आसान हो गया है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग इंक्रीज, है ना। बताओ, अगर अल्कली मेटल है तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो अल्कली अगर मेटल्स है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अल्कलाइन अर्थ मेटल रहेगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा, और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर रहेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और हम लोग देखेंगे कि जो मेटल जो होता है ना, जैसे लिथियम हुआ या बेरिलियम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, तो ये जब कंपाउंड्स बनाते हैं ना तो इनमें कोवैलेंट नेचर ज्यादा हो जाता है। अब क्यों ज्यादा होता है वो तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। पर हम लोग बोलेंगे कि जो है दे फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स, है ना, दे फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स, है ना। ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट मेंबर को छोड़कर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कौन कौन सा छोड़ देंगे, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, ये सब थोड़ा कोवैलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। अब क्यों बनाते हैं वो तो हम लोग देखेंगे। और जानते हो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम कहते हैं अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स है, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। तो अल्कली मेटल्स क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। यही हम लोगों का आज के लिए लास्ट पॉइंट रहेगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि ये लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। बाकी को प्रॉपर्टीज तो हम लोग एस ब्लॉक में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो होपफुली आज का क्लास हम लोग को समझ में आया होगा, तो आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। और एक बार तुम लोग पीरियोडिक टेबल में जो जो बात बताए हैं उसको एक बार समझना, अगले क्लास में हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। आज फ्राइडे हो गया है तो संडे का हम लोग का क्लास रहेगा, है ना, 11 बजे से 11 से 12:30 जो ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे हम लोग नोमेनक्लेचर, वो वैसे ही चलेगा 11 to 12:30, ठीक है। चलो फिर।